कर रहे थे अदर कंट्री से, तो मतलब आने टाइम के लिए रुक गया था। तो उसके लिए सर मतलब कुछ टाटा के पर्सन जो थे सोचे कि मतलब बाहर से फिर हम इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो कैसे फिर वापस इंडिया में लाया जाए। तो उसके लिए सर उन्होंने तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड सर ओपन किया था, जो कि अदर कंट्री में सर उन्होंने ओपन किया था, और वहाँ से सर फिर मतलब ये एक्सपोर्ट का सर फिर वापस आने लगा। तो सर वहीं से सर तनिष्क सर बाई चांस जो बोलते हैं ना बाई डिफॉल्ट सर क्रिएट हुआ था, वही सर। और कोई तनिष्क नाम क्यों पड़ा? कुछ तो लॉजिक होगा। सर ये जो TA है सर उसका मतलब सर गोल्ड है सर, और निष्क में सर लव होता है सर। तो तनिष्क सर निष्क थोड़ा ना लव होता है, लव तो इश्क होता है। क्या तो फिर ये सर तनिष्क का सर मतलब नहीं, थोड़ा सही है। टाटा से TA ले लिया, ठीक है ना, TA टाटा से TA उठाया, और जो निष्क है, निष्क का मतलब होता है गोल्ड कॉइन, मिला के हो गया तनिष्क। इतना ही फंडा है। टाइटन वाइटन वो सब ठीक है, जानकारी के लिए वो सही है, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। तनिष्क का ये था, टाटा से TA उठाया, निष्क मतलब गोल्ड कॉइन, दोनों को जोड़ के कर दिया तनिष्क। ये तनिष्क का लॉजिक यही है। बाकी बस अच्छा, शुरुआत कब हुआ था इसका? ना, गलत, क्लोज है। 19 सही है, 86 नहीं है, कुछ और है। 1986 नहीं है, वो एक्चुअली 1996 है। 1996 में शुरू हुआ, और इसका हेडक्वार्टर था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका सोच हुआ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में था। 1996 को ये पैदा हुआ, ठीक है। 86 नहीं है, वो 96 है। और ये इसका जो पहला शोरूम है वो चेन्नई में बना, मद्रास, तब मद्रास था, फिर वो चेन्नई में नाम बदल गया, ठीक है ना। वहाँ से शुरुआत है तनिष्क का। अब तनिष्क जो शुरू हुआ, उनका फंडा क्या था? उन्होंने कहा कि ज्वेलरी का उन्होंने देखा फॉरेन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे DBS है डायमंड के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना फॉरेन में, जैसे मैंडलिन, रूबीज, ये सब का अलग एक ब्रांड है जो कि हर कंट्री में था, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं था। इनफैक्ट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अगर आपके घर में या मेरे घर में अगर हम दादा परदादा के ज़माने में चले जाए, तो गांव में होते थे ना लोकल ज्वेलरी शॉप वाले, और तब तक कैरेट मीटर नहीं होता, तो कैसे बनता था? किसी घर में शादी, बोलते थे ना बनिए को बोलो बना के देगा, इस तरह का डिजाइन चाहिए, उस तरह का होना चाहिए, वही था ना। हम लोग तो सब उसी को बचपन में देखे हैं ना। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। लेकिन तनिष्क वालों ने सोचा कि हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग एक ब्रांड बनाएंगे जो कि पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैलाएंगे, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली टाटा का होगा। तो वहाँ से तनिष्क का ये जर्नी शुरू हुआ। 1996 से पहले गौर से अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा ज्वेलरी ब्रांड या शोरूम्स नहीं हुआ करता था, ना मालाबार, ना कल्याण, ना PC चंद्रा। आजकल जो हम लोग इतने सारे एड्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर आपको भी याद होगा, बचपन में आप लोग देखते होंगे कि हर गली मोहल्ले में एक छोटा सा ज्वेलरी शोरूम, वो जो पुराना वाला ये लेके वजन करने वाला लेके छोटा सा शोरूम खोला होगा, ग्लास में रखा होगा, बटा होगा। अब वहाँ पर क्या होता था, कैरेट मिलता था, होता नहीं था। जैसे ये मेरा एक बहुत पुराना अंगूठी है, और ये आज नहीं है, ये 30 साल पुराना अंगूठी है, जैसे 30 ईयर्स ओल्ड है। जस्ट इसको पॉलिश किया हुआ, अपना ही तनिष्क में पॉलिश किया हुआ है, 30 ईयर्स ओल्ड है। जब इसको मैंने कैरेट मीटर में देखा, ये आया 21 पॉइंट समथिंग, मतलब ये उस जमाने का सोना था लेकिन प्योर था, तो 21 आया, 22 भी नहीं आया, 21 पॉइंट समथिंग। एज्यूम कर लेते हैं 22 कैरेट है, लेकिन उस जमाने का किसी को 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट बोल के भी लोग चिपकाए हैं। कैरेट मीटर नहीं था ना, कैसे पता लगेगा? येलो है, दिख रहा है, चमक रहा है, ये सोना है, नहीं है। इसमें भी गड़बड़ है। जब इसको मैंने कैरेट मीटर में चेक किया, मुझे पता लगा कि इन दोनों तरफ कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन सोना बाकी तरफ ज़्यादा दिया हुआ है, तब जाकर 21 पॉइंट आ गया, लेकिन दोनों जो जॉइंट है इसमें कॉपर ज़्यादा है। ये पता कैसे लगा? कैरेट मीटर की वजह से। तो ये कैरेट मीटर भी इंडिया में पहली बार हम लेके आए, मतलब तनिष्क लेके आया, ठीक है। ये जस्ट आउट ऑफ ट्रैक नॉलेज के लिए जान रहे हैं, और जानना भी जरूर है, ताकि आप क्लाइंट को बता सकें। एक और चीज़, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपसे बात करता है, बोलेगा कि आपका रेट मालाबार के रेट से 30 रुपये ज़्यादा है, 40 रुपये ज़्यादा है, या कोई और बड़ा ब्रांड है उससे 50 रुपये ज़्यादा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर को आप क्या बोलते हैं? कोई बोलिए ना, यहाँ पे कोई फॉर्मल ये नहीं, गलत सही सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कौन सा, हाँ बोलिए। कस्टमर को ये बोल
बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हैंडमेड है, प्लस इसके पीछे बहुत सारे कारीगर काम करते हैं जब एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो तार बनाने का जो भी इसलिए मतलब कॉस्ट वेरी करता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है, आप कोई भी ज्वेलरी शोरूम में किसी का भी उठा के, रिलायंस ज्वेलर्स के किसी का भी उठा के लाइए, आप देखेंगे प्योरिटी जो है, प्योरिटी हमारा सबसे थोड़ा, चाहे पॉइंट में सही, लिटिल बिट थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा ही रहता है। क्यों हम लोग टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, प्योर सोने का यूज़ करते हैं। ये पहला पॉइंट है। बाकी वो वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरे कि हम लोग का क्राफ्ट्समैनशिप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूर मतलब लगता है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्समैन यूज़ होता है। मतलब कलकत्ता में कोई फिलिग्री किया है तो पोल्ट्री करने के लिए साउथ गया है, कोई जयपुर का कलाकृति पे किया है तो फिर नॉर्थ आया है। तो वो एक प्रोडक्ट होते कभी कभी 20 दिन 22 दिन 25 दिन लगता है और 10-10 कारीगर भी लग जाता है, इसलिए थोड़ा रेट ज़्यादा भी हो जाता है। वो भी है, सोना प्योर है और प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये खा सकते। क्योंकि गोल्ड को कभी हम चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब तक कैरेट मीटर नहीं था। आज हमारे पास कैरेट मीटर है और वो कैरेट मीटर भी हम ही लोग लाए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई कैरेट मीटर बना नहीं था, कोई लाया भी नहीं था, तो इंट्रोड्यूस करने वाले भी हम ही हैं। तो आप इस पॉइंट पे भी क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग कौन से कंडक्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग का एथिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है टाटा में। बाकी जगह पे आपको अगर यहाँ पे कोई 10 लाख रुपये लेके आता है और आपको बोलता है कि मुझे खरीदना है, क्या आप उसको सोना बेच पाएंगे या हीरा बेच पाएंगे या स्टैंडर्ड वोटर जो भी है? लेकिन पहला बात तो अगर 2 लाख से ऊपर कैसे तो हम कैश तो से ले नहीं सकते, उसके फॉर्मूला में तो हमें लेना पड़ेगा, तो चेक देगा कस्टमर। क्यों नहीं ले सकते? सवाल यही है कि क्यों नहीं ले सकते? वो तो पैसा दे रहा है 10 लाख, सर क्या दे रहा? आपका तो बढ़िया है ना, 10 लाख दे रहा है, टारगेट फटाफट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा ना किया है। कंपनी रूल सर, अगर गवर्नमेंट ने रूल किया है तो उसका तोड़ भी तो है। आप उसको दिखाएंगे ही नहीं, खाता आपको चढ़ाएंगे ही नहीं, वो ब्लैक हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर लेकिन करना चाहे तो सर कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली करना चाहे तो फॉर्जरी हो सकता है, लेकिन हम लोग 10 लाख क्या 50 लाख लेके भी कोई आया तो हम हाथ करके थे सर 2 लाख तक हम कैश लेंगे, बाकी 28 लाख आप हमको लीगल वे में पे करिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं टाटा कोड ऑफ कंडक्ट को। हम लोग का एक कोड ऑफ कंडक्ट है टाटा का, हम लोग कुछ एथिक्स पे चलते हैं और टाटा के एथिक्स हमेशा से यही रहा है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब जो पॉलिसी है सबके लिए बराबर रहेगा। 1 रुपये खरीदने वाला इंसान हो, चाहे 1 लाख खरीदने वाला इंसान हो या 1 करोड़ खरीदने वाला इंसान, हम सबके साथ सेम नजरिए से पेश आएंगे, सेम व्यवहार करेंगे, सेम रिस्पेक्ट देंगे, सेम इंटीग्रिटी के साथ बिजनेस करेंगे। तो ये होता है टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि फेयर है। चलिए फेयर मतलब क्या कहते हैं? पारदर्शी है, फेयर है, सबके प्रति जो न्याय संगत में आता है और न्याय के विरुद्ध नहीं है, न्याय सबके लिए समान रहेगा। हम लोग आउट ऑफ ट्रैक में जाके बिजनेस करने के लिए हम लोग एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम अपना मोरल स्टैंडर्ड वैल्यूज कस्टम्स ट्रेडिशन, जो इतने सारे शब्द हैं इंग्लिश के, मीनिंग एक ही है कि हम उसको बियॉन्ड में नहीं जा सकते। हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी एहतियात हमको चलना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। ये होता है टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट। अब टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्चुअली 6 चीज़ों पे बेस करके बना है। वैल्यूज़ जो है टाटा ने जो अपने जो वैल्यूज़ बनाए हुए हैं, तो ये लिखने की जरूरत है, आप इसको मिल जाएगा, आपको सब एलिमेंट्स मिल जाएगा, खाली जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वैल्यूज़ जो है टाटा ने कुछ वैल्यू सेट किया है, ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा आदर्श है। वैल्यूज़ मतलब आदर्श प्रिंसिपल्स, ये हमारा वैल्यूज़ है, हम इसी पे ही चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके आगे नहीं जा सकते। हम लोग गलत करेंगे ही नहीं, जो हमारा बताया गया है हम उतना ही करेंगे। अगर कहा गया है 2 लाख से ऊपर हम कैश नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हम सवाल नहीं पूछ सकते कि हम 2 लाख के ऊपर कैश क्यों नहीं लेंगे। ये हमारा वैल्यूज़ है, तो हम लोग वैल्यूज़ को स्टिक करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू बनाया हुआ है, जो सेट किया हुआ है, सोच विचार करके किया गया है, गवर्नमेंट के नियम के मद्देनजर किया गया है। थोड़ा सा एक और चीज़ की जानकारी बता दूँ कि जितने सारे वैल्यूज़ होते हैं टाटा के, वो सबसे बेहतरीन वैल्यूज़ होते हैं। अगर आजकल आप लोग सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि PF ये सही, हम लोग बात करते हैं ना भाई मेरा PF कट रहा है, PF बढ़िया चीज़ है, PF कटना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो थोड़ा सा सही पर एक तरह से बचत है। ऐसे आपको 50 लाख भी मिलेगा तो आप शायद ना बचा पाएँ, 50 रुपये ना बचा पाएँ, 50,000 ना बचा पाएँ, 5,000 मिले तो भी ना बचा पाएँ, और जिस इंसान को 5 लाख मिले तब भी नहीं बचा पाए तो 50,000 में भी नहीं बचा पाएगा, 5 लाख में भी नहीं बचा पाएगा। आदत
लेकिन ये इनडायरेक्टली आपका थोड़ा बहुत एक तरह का सेविंग है। पीएफ, अब पीएफ का कॉन्सेप्ट जो है आपको पता है कि नहीं पता है, गवर्नमेंट ने ही पहले लाया था, टाटा ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो बाद में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, एक अच्छा सिस्टम बोल के गवर्नमेंट ने इसको किया, फिर ये गवर्नमेंट सिस्टम बन गया। लेकिन पीएफ जो है वो भी भारतीय संविधान में नहीं आया था, ना ही भारतीय सरकार लाया था, वो लाने वाला इंसान टाटा ही था। टाटा से ये अच्छा चीज़ मिला तो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये भी इसलिए टाटा को जो कहते हैं ना, सब लोग रतन टाटा तो भी गुजर गए। रतन टाटा जी का अगर किसी का भी इंटरव्यू देखा होगा, उनका सबसे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू जो उन्होंने CNN एजेंट में दिया था, उनको पूछा गया था कि आपका कंपनी जो है रिलायंस से 10 गुना बड़ा कंपनी है, आप नमक से लेकर प्लेन तक, पिन से लेकर एरोप्लेन तक हर चीज़ में टाटा है। आज इंडियन एयरलाइंस को टाटा ऑपरेट कर रहा है। टाटा सॉल्ट से लेकर, टाइटन घड़ी से लेकर, फास्टैग चश्मे से लेकर, तनिष्क से लेकर, जूडियो ब्रांड तक हर चीज़ टाटा है। तो फिर अगर टाटा का इतना कंपनीज है, रिलायंस टाटा से अमीर कैसे है? रिलायंस के पास अगर मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए 50,000 करोड़ है, तो रतन टाटा के पास 1,000 करोड़ भी क्यों नहीं है? अगर उसके पास 50,000 करोड़ है, रतन टाटा 1,000 करोड़ क्यों नहीं? ट्रस्ट है, ये है, वो सब ठीक है, वो समझ लेता है। टाटा 55% दान करता है, ट्रस्ट में चलता है, अपने लिए नहीं लेता है, ठीक है ना। अगर 100 रुपये होता है कमाई होता है, उसमें अगर रिलायंस 95 रुपीज़ अपने खाते में डालता है, प्रॉफिट 5% ये में करता है, उल्टा है यहाँ पर टाटा में 55 दान दिया जाता है, बाकी दूसरा फिलैंथ्रोपी काम में लिया जाता है। टाटा अपनी कमाई में सिर्फ 5 रुपये 6 रुपये अपने पास रखता है, इसलिए वो जहाँ 1,000 करोड़ में है, ये शायद कुछ 1,000 करोड़ डोनेट कर चुके हैं। हाँ, क्यों करते हैं? नहीं बोले दीजिए ना, यहाँ पे हम लोग सेल्फ इंट्रैक्शन करते हैं, सब लोग बोलिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो टाटा ने जवाब दिया था, रतन टाटा ने बड़ा ही सिंपल तरीके से उन्होंने कहा था, जो इंग्लिश में कहा था, मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वी द टाटास आर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द अंबानीज आर बिजनेसमैन। वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं। मैं रतन टाटा या टाटा ग्रुप की तरफ से इतना कहूँगा, हम लोग सिर्फ की और ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम। इसलिए टाटा का योगदान आज से नहीं है, रिलायंस से बहुत पहले टाटा पैदा हुआ था, क्योंकि रिलायंस 80 के दशक में, आप लोग साथ पैदा भी नहीं हुआ, मैं छोटा था, मुझे याद है एक रिलायंस कप हुआ करता था, तब मैं सोचता था रिलायंस कौन सा कंपनी जो स्पॉन्सर कर रहा है कि हीरो कप, रिलायंस कप, हीरो को तो हम जानते थे, हीरो होंडा से रिलायंस कप होता था, रिलायंस कप क्या है, ये कौन है, रिलायंस कंपनी क्या है? ये जो रिलायंस कप चल रहा है क्रिकेट में, ये 83 वर्ल्ड कप के बाद में, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि रिलायंस बाद में आया, लेकिन टाटा तो 1900 से पहले की कंपनी, 1897 ऑनवर्ड से है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो है, उसका भी इतिहास है, क्यों बना, कैसे बना, बॉम्बे में किस होटल में जमशेदजी टाटा गए थे, जहाँ पर उन्होंने पढ़ा कि भारतीय और कुत्ते यहाँ पे आना वर्जित हैं, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। फिर वो जहाज़ पे थे, विवेकानंद से मिले, विवेकानंद ने कहा कि हम क्यों दूसरों के होटल में जाएं, हम हमारा क्यों होटल ना बनाएं। फिर उनके दिमाग में आया, उन्होंने कुछ वही समुद्र के किनारे लैंड अप किया जो टेरिस सेटअप हुआ था, पहला ताज बॉम्बे वाला होटल है। तो फिर बढ़ता गया, हर जगह पर ताज विमान था, 19 तक में ताज विमान तक नहीं। तो टाटा अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं टाटा क्या है, हर चीज़ में टाटा है। तो इसलिए टाटा इसलिए जाना जाता है क्योंकि डोनेशन वाला काम छोड़ के टाटा एक प्रिंसिपल्ड कंपनी है। टाटा किसी का हाथ नहीं मारता है, बिजनेस में फ़ायदा के लिए वो कोई गलत तरीका अपनाता नहीं है, इसलिए टाटा टाटा है। टाटा का जो रिस्पेक्ट है इसी बात से आता है। तो इसीलिए टाटा अपना कुछ प्रिंसिपल्स को लेके काम करता है, जिसमें से पहला वो अपना वैल्यूज़ को बड़ा इंटैक्ट रखता है, और दूसरा जो है वह इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का कोई मतलब बता पाएगा मुझे? वैल्यूज, सेकंड इज इंटीग्रिटी, ठीक है ना। पहला जो था फर्स्ट वर्ड वाज वैल्यूज, सेकंड इज इंटीग्रिटी। व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी से आप लोग क्या समझते हैं? कुछ नया इनोवेशन, कुछ नया एक साथ मिलके बोलिए, मतलब कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रिटी शब्द इंग्लिश का, इसमें कोई जरूरत नहीं कि कुछ टाटा से बाद में एसोसिएट करें। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का अगर हिंदी में या उड़िया में भी कहा जाए, नैतिकता।
नैतिक, नैतिक और शब्द हिंदी में नैतिक, उड़िया में नैतिक, सेम मीनिंग से। नैतिक मतलब क्या है? हम लोग सबको समान दृष्टि से देखेंगे। ये हमारा नीति से बनता है नैतिक, नीति पॉलिसी, नीति से नैतिक होता है। नैतिक मतलब इंटीग्रिटी होता है, मतलब हम लोग सबके प्रति फेयर है, बराबर है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम कोई अगर चप्पल पहन के तनिष शोरूम आके 20,000 का अंगूठी लेता है और कोई एक मर्सिडीज गाड़ी में आके 4 लाख का चोकर नेकवेयर कुछ भी लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो चप्पल में आया 20,000 का अंगूठी खरीद रहे हैं, हम उसको चाय ऑफर नहीं करेंगे। और जो 4 लाख की गाड़ी में सर आप चाय, लेमन टी, स्नैक्स क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ मंगाओ, वो नहीं है। हमारे लिए हर कस्टमर हमारे लिए एक ही जैसा है। हम जितनी इज्जत इनकी करेंगे, दूसरे की भी इज्जत नहीं करेंगे। ये टाटा का प्रिंसिपल है। भले ही चप्पल में आया है, हम समझते हैं वो चप्पल में आया, उसका बजट हो के ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 40 50 हज़ार तक खींच खाच के लेगा, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और जो मर्सिडीज उतरा जाहिर सी बात है उसका कोई लिमिट है नहीं, वो चाहे तो 5 लाख का खरीदेगा, 50 लाख का खरीदेगा, पसंद नहीं आया तो नहीं भी खरीद सकता है, चला भी जाएगा। लेकिन हमारा व्यवहार जो है, जो हम लोग बोलते हैं ना POW, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे, तनिष लाइफ पे, कस्टमर को समझाओ, कस्टमर से। लेकिन सबसे पहले समझने से पहले कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो कस्टमर को हमें सबसे बेस्ट डील करना पड़ेगा। डील मतलब क्या? क्लाइंट वाला डील नहीं, बेचने वाला क्रॉस सेलिंग उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डील मतलब व्यवहार की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट से अगर आप सर आइए सर, उससे लगना चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ इज्जत मिल रही है, देखो बड़े अच्छे से पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है। उसे पहला जब स्टेप करता है वो, अगर उसे अच्छा फील आएगा तभी तो आपके कस्टमर फील करेगा ना। अब पहले नहीं आपको बोले सर क्या देखना है आपको, बने में क्या लेना है आपको, दाल चाहिए, क्या चाहिए, उस टाइप पर ऐसा बात करते नहीं करते। क्योंकि हमारे सेक्टर में तो बढ़िया से बात कर ही नहीं सकते। भले किराने की दुकान में बोल दो हम जानते हो मूर्ख आदमी किराने की दुकान खोला है, उसको इतना पढ़ाई काम किया है, कुछ नहीं बोल सकते। क्या चाहिए आपको, क्या देना है, हम तो ऐसा नहीं बोलते। सर आइए सर, क्या देखना चाहेंगे सर, किसी पर्पज़ के लिए आएंगे, क्या खरीदना चाहते हैं, तो ऑफिसन के लिए खरीद रहे हैं या ऐसे ही आएंगे सर। जो भी हम क्लाइंट से बात करते हैं, तरीका, लहजा, बोलने का अंदाज, आपका स्टैंडिंग पोस्चर, क्लाइंट के साथ आप ऐसे तो नहीं बात कर सकते। और सर कैसा है सर, क्या लेंगे सर, टूरिस्ट के लिए तो नहीं आया है, क्या टिकट लेंगे तो फिल्म थिएटर में आने, कितना टिकट काटूँ, 2 डो 3 डो 4, ऐसे तो नहीं बोल सकते। इससे तो हम बड़े तमीज़ से बात करते हैं। अब अगर हम ये सोचेंगे कि भाई वो चप्पल में आया है तो क्या खरीदेगा, आइए सर कुछ लेंगे सर, क्या देखना चाहेंगे, उसको तो बुरा लगेगा। वो लेने भी आया होगा तो 10 रुपये का सामान पहले वो लेगा भी, व्यवहारिक नहीं है क्या, तो इतना बड़ा नाम बड़े 10 बड़े, इतना बड़ा शोरूम के मतलब आदमी गड़बड़े, बात करने का तरीका ही नहीं। इज्जत होगी, इज्जत मिलेगी, सीधी सी बात है। टाटा इस सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है, इसलिए उसने कहा है नैतिकता के हिसाब से हम सबके प्रति समान दृष्टि, सबके साथ समान व्यवहार और सबको हम समान इज्जत देंगे, चाहे कैसा भी क्लाइंट हो। इसलिए वो वर्ड है इंटीग्रिटी। तीसरा जो वर्ड है वह रेस्पेक्ट। तीसरा इज रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट का क्या है? जैसे कि अभी मैंने आप सबको बताया, आपको सबको एक ही तरह का रेस्पेक्ट देना है। किसी को तो आप सर आइए, क्योंकि आप मर्सिडीज से आए तो सर आइए, और कोई अगर नॉर्मल स्कूटर बाइक लेके हम देख रहे मिडिल क्लास आदमी आया, बीवी को बिठा के बेटे को बिठा के स्कूटर में, तो उसको तो ऐसा नहीं बोल सकते आइए सर आइए, ऐसा नहीं, आइए ऐसा नहीं बोल सकते सबको। चाहे जैसा भी हो, सिस्टम वही है। ग्रेटर वेलकम करेगा, प्यार से कायदे से कहेगा सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, इससे बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट तो कॉमन सी चीज़ है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। सबको हम बराबर रेस्पेक्ट देंगे, और रेस्पेक्ट देंगे तभी तो रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप रेस्पेक्ट देंगे नहीं, और भले ही कस्टमर रेस्पेक्ट ना दे, हमको तो देना है, क्योंकि ये हमारे तहजीब में है। कस्टमर बहुत तरह के आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे कि जैसे लगेगा वो खरीदने नहीं, आपका एहसान करने आए हैं। और क्या है आपके पास, ये नहीं है, ये फालतू है, और कुछ मॉडल है, ये बेकार है, ये तो मैंने देखा था वहाँ पे फालतू, ये क्या डिजाइन है, कितना पुराना है, तब भी हमको कर सकते नहीं सर आपको ये नहीं, कुछ और देखिए, ये है नहीं है, तो फिर हम फिर वही अपना एंडलेस स्टाइल में जाएंगे, उनको फिर दिखाएंगे सर और भी मॉडल्स है देखिए। भले कस्टमर कितना भी चिड़चिड़ा हो, कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम टाटा के हिसाब से हमको हमारे तहजीब में रहना है, सबको हमें बड़े प्यार से बात करना है।
किसी के साथ हम डिसरेस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे। भले ही मन में गाली देने की इच्छा जागृत हो जाए, कस्टमर बहुत चिड़चिड़ा कर दे, अंदर गाली दे दो, ऊपर से लेकिन मुंह पे मुस्कान चिपकाए रखो। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा प्रिंसिपल है और टाटा भी हमको यही सिखाता है। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी गुस्सा आएगा, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं कर सकते। इंसान है तो अंदर से गुस्सा भी आ सकता है, क्लाइंट अगर चिड़चिड़ा होगा, लेकिन ऊपर से हमको मुस्कुराहट मेंटेन करना है, उनके साथ तहजीब से पेश आना है। क्योंकि जितना भी चिड़चिड़ा और गंदा इंसान हो, आप अगर 10 बार गाली करेंगे, आप 10 बार मुस्कुरा के अरब से बात करें, तो 11वीं बार में वो भी थोड़ा सा थमेगा, उसको भी लगेगा नहीं ज़्यादा हो गया, मेरे को ज़्यादा बोल दिया सर, ये होगा। लेकिन अगर वो चिड़चिड़ा होकर बोलेगा और आप भी बोलेंगे सर आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं तो आप जाइए, ऐसा बोलेंगे तो वो तो वैसे भी चला जाएगा, आपका खुद का बिजनेस का नुकसान। उसके बाद कंपनी बोलेगा भाई आप भी करते ले लीजिए। आप अगर कस्टमर संभाल नहीं सकते तो कम से कम टेढ़ा मत बोलो। सर माथे पे बर्फ और मुंह में चीनी लेके करना पड़ेगा, ये लाइन ही ऐसा है। आप बहुत जगह डिटेल करने आप लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत से क्लाइंट को आप अगर पैम्पलेट्स देते हैं, चिपकाते हैं, कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग बड़े आराम से ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे अरे नहीं चाहिए फालतू है रखो यार इसको करते हैं। बहुत से हमारे आदेश भी ऐसे भी हैं, फील्ड में जाते हैं, कुछ रोक के भी आते हैं, लेकिन आदत डालना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है। 10 में से 9 अच्छे मिलेंगे तो 1 आध ऐसे भी टकराएंगे। कुछ लोग फोन सुनते ही आपको फोन काट लेंगे, है कि नहीं सर, वो हमारे फोन में ऐसा ऐसा पॉलिसी है, आइए 8 अच्छे से बात करेंगे तो 2 ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे अरे ये फालतू है, हमको मत सुनना नहीं है, उनका टाइम नहीं, हमको कल कॉल करें, बाद में कॉल करिए, कॉल मत करिए। क्या बात है, हमको बताएं, हम भी ज़रा सुने, कुछ इंटरेस्टिंग है बताइए, कोई जल्दी यहाँ पर फ्रेंडली चल रहा है। ओके चलो कोई बात नहीं, होता है। एक चौथा है टाटा का प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड पैशन फॉर एक्सीलेंस, राइट। पैशन फॉर एक्सीलेंस, पैशन फॉर एक्सीलेंस क्या होता है? पैशन तो आप लोग सब समझते हैं, आई एम वेरी पैशनेट टू डू दिस थिंग, लिख लीजिए आप। बहुत लोगों का बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे ऐश्वर्य जी को बहुत पैशनेट है गाने को लेकर, मतलब उन्हें गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, वो गाना गाना पसंद करते हैं, तो उनका एक पैशन है वो गाना। किसी का पैशन क्रिकेट होता है, जहाँ पे आप घर भी जा रहे हैं, अगर आप देखें घर के आगे बच्चे क्रिकेट खेल, आप बाइक रोकेंगे, बोलेंगे भाई मेरे को थोड़ा बैटिंग करना दे दो, मैं तो बॉल देता हूँ, मैं तो बॉलिंग करूँगा। पैशन होता है। किसी को आईपीएल देखने को बड़ा नशा होता है, 7 बजे भले यहाँ पे थोड़ा सा बोल देख लेता हूँ क्या स्कोर हो गया, एक होता है ना पैशन होता है कि सब में एक इंटरेस्ट होता है, कोई किसी किसी चीज़ में सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को खाने में इंटरेस्ट होता है। आज कुछ रात को मैं नया बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो खाने के लिए, या मैं क्रिकेट में ये करूँगा। जैसे मान लेते हैं अब आपका नाम मैं बोल रहा हूँ दानेश्वर, जैसे दानेश्वर को मान लेते हैं मूवी में इंटरेस्ट है, भले वो मार्को मूवी देख रहा है, पिछले कितने दिन से देख रहे हो, खत्म नहीं हो रहा है, खाने टाइम में थोड़ा देखते तो 2-2.5 घंटे का मूवी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। पैशन की बात है, मतलब उसे मूवी में पैशन है तो वो एक मूवी को भले 5 बार में कंप्लीट करेगा, आधा घंटा देख के 2.5 घंटे का मूवी को, लेकिन उसमें उसको पैशन है। मैं खाने टाइम पे थोड़ा देख लूँगा, रात को भले टाइम में मिलता है, एक होता है। मुझ में भी कुछ कीड़ा है, अगर मुझे जैसे मूवी देखना है तो मैं देखूँगा। जैसे कल मुझे जाट मूवी देखना था, तो मुझे मालूम है मुझे सुबह 4 बजे उठ के तैयार होना है, 5 बजे मेरा घर से निकल जाना है, 6 बजे मेरा ट्रेन है, तो मैं रात के 3 बजे तक मूवी देख रहा हूँ जाट, क्योंकि मुझे आज जाट देखना था, मैंने डाउनलोड किया, मुझे आज जाट देखना है। एक पैशन होता है ना, मुझे आज देखना है, भले मुझे मालूम है जाट मूवी देखते हैं तो मेरा 3 बज गया, मैं 3 से 4 बजे 1 घंटा सोया हूँ, 4 बजे उठ के तैयार होकर नहा धोकर 5 बजे घर छोड़ के 5:30 बजे स्टेशन पहुँच के 6 बजे ट्रेन पकड़ जाएगा। और बात है, जागूंगा लेकिन मैं आज देखूंगा। एक तरह का पैशन मुझे लगे, सबका अपना पैशन है, किसी को कुकिंग का पैशन है, मैं यूट्यूब देख के ये वाला सीखूँ, इसको मैं बनाऊंगा कैसे भी, चाहे चिकन का रेसिपी चाहे वेज का रेसिपी, पैशन। उसी तरह टाटा में भी एक पैशन है, पैशन फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब क्या? मुझे सबसे आगे जाना है, मेरे डिजाइन सबसे बेहतरीन होने चाहिए, मैं दूसरों से बेहतर बना के दिखाऊंगा। अगर रिलायंस ज्यूस भी बनाता है, पीसी चंद्रा बनाता है,
कल्याण बनाता है, मालाबार बनाता है। उड़ीसा में तो क्या है, खिंजी भी एक बड़ा ब्रांड बन के उभर के आ रहा है। बाकी ये सब तो दूसरे ब्रांड जितने OPC चंद्रा, मालाबार, कल्याण, ये सब तो बाहर से होकर आ रहे हैं। कल्याण तो आजकल बड़ा चल रहा है बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन के ऐड की वजह से, ठीक है ना। वैसे बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी हैं जो भी बड़े बड़े रोज पे एक्सपांड हो रहे हैं, लेकिन तनविश इतना बड़ा तो कोई हुआ नहीं है। हम लोग के स्टोर सबसे ज़्यादा है देश में, 450 प्लस है। क्यों है? अब क्वेश्चन ये कि 400 से ज़्यादा है और क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है प्योरिटी पे एम्फेसाइज करते हैं, गोल्ड पे एम्फेसाइज करते हैं। गोल्ड को प्रोक्यूरमेंट का तरीका भी हम लोग का बड़ा सही रहता है। हम लोग किसी से जो ऑक्शन वॉक्शन से उठा के हम लोग नहीं लाते हैं, हम तो गवर्नमेंट से लाते हैं, गोल्ड बार में लाते हैं। किसी का यूज सोने को पॉलिश करके रिपेयर करके हम लोग नया करके चंपा को बेचते हैं, वो भी नहीं करते हैं। हम लोग कोई भी इवेंट पुराना होता है तो भी हम उसको पिघला के नया डिजाइन, नया आकार, नया शेप, नया रूप में, नए रंग के साथ उसको मार्केट में फिर उतारते हैं, हर बार नए डिजाइन के साथ। पुराना होता है तो पुराना क्या होता है, यहाँ पे पुराना डिजाइन वापस चला जाता है, वापस जाके क्या होता है, फिर आता है क्या बिकने के लिए, वापस जाके फिर उसको पिघलाया जाता है, एक नया रूप, नया आकार, नया डिजाइन पैदा किया जाता है, उस पर किया जाता है। तो ये जो डिजाइन बदलता रहता है, अपग्रेड होना, जैसे कहते हैं ना अपग्रेड हो रहा है, BS3, BS4, BS5, BS6 जैसे गाड़ी में, बाइक में अपग्रेड समय के साथ अपग्रेड हो रहा है। इसी तरह पहले जमाने में घड़ी में हम लोग चाबी देते थे, याद है? उसके बाद पुराने जमाने में दादाजी नाना जी लड़के समय घड़ी को चाबी देते थे। आजकल घड़ी को चाबी दिया जाता है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक से आके हम इस लेवल पर पहुंच गए कि हम लोग टच पे जाएंगे, प्रीफ मूवमेंट ओके टाइम गया खत्म। उसी तरह ज्वेलरी सेक्टर में भी हर बार टाटा हमेशा नया डिजाइन, नए को इफेक्ट देने के लिए नया नया चीज लाता है, और वो जो पैशन है उसका नया करने का, उसे कहते हैं पैशन फॉर एक्सीलेंस। ये भी टाटा का एक सिद्धांत है। पांचवा है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर जो है, कस्टमर है सेंट्रिक, वर्ड खाली जोड़ा गया इसमें सेंट्रिक। इसका मतलब यह है कस्टमर जो है वो ही हमारा मेन है। सेंट्रिक, सेंटर से ये वर्ड आया सेंट्रिक, मतलब हर चीज का केंद्र बिंदु जो है या माध्यम जो है, सेंटर जो है हर चीज का हमारे लाइन में, वो कस्टमर है। कस्टमर की पसंद, कस्टमर के चाहिए को देखते हुए, कस्टमर के मतलब मन में क्या है, वो किस तरह का चीज़ को पसंद करता है, किस तरह का डिमांड है मार्केट में। यहाँ पे सीधे इकोनॉमिक्स में चले थे, डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड में है वो सप्लाई किया जाएगा। अब डिमांड में क्या है, जो नया डिजाइन से, तो नया डिजाइन से जो डिमांड है तो उस डिजाइन को टाटा बनाएगा, ठीक है ना। अब नया डिजाइन बनेगा, कस्टमर तो दिमाग में सोच के नहीं आता है ना कि मैं इस तरह का, वो 10 डिजाइन देखेगा तो फिर वो अपना एक डिजाइन सोचेगा। अगर इसकी जगह पे अगर ये होलो बॉल्स डालेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर ये हाथ जो ऐसा है थोड़ा सा स्क्वायर होता तो अच्छा होगा, लेकिन उस 10 डिजाइन देखेगा तब तो गैलरी में अपना लाएगा ना सोच। वो 10 डिजाइन कहाँ से आएगा, टाटा हर बार सोचेगा, कहीं पे देखेगा अच्छा अरे ये जो है हाथ बहुत बढ़िया हाथ है, वो पहना है, अगर ये हाथ इसको ये राउंड होता तो क्या अच्छा लगेगा। राउंड बना के देखते हैं, स्क्वायर बना के देखते हैं, ट्रायंगल बना के देखते हैं, थोड़ा सा डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बीच में अगर इसकी जगह हॉलो बॉक्स दे दिया जाए, एक ट्रेपेजियम जैसे कुछ कॉन्सेप्ट डाला जाए, जैसे डायमंड बिठाया जाए, बोलिए अट्रैक्टिव लगेगा क्या, अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ, ये क्या है, एक बेस मिला तब तो मैं अपने इंप्लीमेंट करूंगा ना। मुझे ये हार अच्छा लगा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर नाम के राउंड कस्टमर बोल सकता है ये स्क्वायर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये राउंड को तो और अच्छा लगता है। तो कस्टमर के लिए देखते हैं भाई, एक बार हम भी इसको फोकस करेंगे कि इसको राउंड हो सकता है क्या। तो टाटा के डिजाइनर्स हैं ऊपर बैठे हैं, उन लोग काम नहीं ये जाता है, ये काम करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करके इसको उतारते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स अच्छा है, चलिए हिट है, नहीं चले वापस जाकर फिर नया डिजाइन आएगा। अभी कहाँ से आया, कस्टमर के डिमांड को लेके, कस्टमर के मन को देखते हुए, कस्टमर की पसंद को देखते हुए हम लोग उसमें ये करते हैं। तो इसीलिए वो है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर है मेन है, कस्टमर सेंट्रिक क्या है, हमारे पसंद से थोड़ा कुछ होता है, जो खरीदने वाले उसकी पसंद को हम लोग ज़्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि बेचेंगे तो कस्टमर को ही, तो दैट इज कस्टमर सेंट्रिक।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इसी के इर्द गिर्द है, कस्टमर सेंटर के इनोवेशन। इनोवेशन इसलिए, इनोवेशन का मतलब हर इन्वेंट से इनोवेशन एक ही जैसा शब्द है, ठीक है ना। कोई नया चीज का आविष्कार करना, उसे हम लोग इन्वेंट कहते हैं। उन्होंने इन्वेंट किया, और ज्वेलरी सेक्टर में हम लोग तो नया कुछ आविष्कार तो नहीं कर रहे हैं। ज्वेलरी एक ऐसा चीज है जिसमें आविष्कार करने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ डिजाइन बदलता है, नया रहेंगे, इनोवेट करेंगे, इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे। गोल है चौकोर करेंगे चौकोर है, उसको थोड़ा स्क्वायरिश करेंगे स्क्वायर है, ट्रायंगुलर करेंगे। डिजाइन के साथ हम लोग खेलते हैं, जो मार्केट में जिसमें जो चल रहा है। इसी जमाने में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे चलते थे, आज के डेट में स्लीक डिजाइन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्यों? हम लोग डेली वेयर करना, इतना भारी भारी मोटा मोटा हम लोग नहीं पहनेंगे, वो पहने तो शादी में एक बार पहनेंगे। फिर हमको डेली यूज में थोड़ा और हल्का चाहिए, थोड़ा लाइट वेट चाहिए, डिजाइन थोड़ा दिखने में प्रीमियम होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए, लेकिन स्लिक होना चाहिए, पतला चाहिए, मजबूत चाहिए, पतला चाहिए, ताकि हमको गले में कुछ अटके ना, कुछ हमको अच्छा लगे, फील अच्छा है। तो इसलिए हर बार हम लोग नया कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहेंगे। तो वो जो इनोवेशन है, इन्वेंट के बराबर ही है इनोवेट करना, नयापन। ओके, दैट वाज ऑल। ये थोड़ा सा हम लोग को तनिष्क के ऊपर जानकारी लेना था। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। ये तो हो गया। तो इसका डस्टर कहाँ है? इधर। ओके, सबने लिखा है, इसको मिला दो। हम लोग थोड़ा सा टाटा स्कोर करने पे जाएंगे, उसको डायरेक्ट हम लोग ये चार्जेस पे चले जाएंगे। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं, कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करिए। यहाँ पे हम लोग बहुत फ्रेंडली में चलेंगे, इससे कोई फॉर्मेट नहीं है, ना कि मैं तनिष्क का टूटूँ, मैं तो आपका से हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ज़्यादा फ्री करने से कोई सीखेगा नहीं सर, खाली ज़्यादा फ्री करने से कोई सीखेगा नहीं, तो स्ट्रिक्टली अब करेंगे सब कुछ क्या, मैं तो बड़े आराम से करूँगा, सबके पहले स्ट्रिक्टली से आदमी सीखना नहीं है, डिसिप्लिन अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई वो है, अगर मजा लेके पढ़ो तो पढ़ाई तो स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ाई जा सकता, पढ़ाई को एंजॉय करो। मैं आऊँगा तो मैं इतना खाली बोलते हुए चला जाऊँ तो मैं सुनूंगा कि तुम लोगों ने क्या समझा नहीं समझा, तो कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा सीखो, परफेक्ट सीखो। एक और थोड़ा सा आपको प्रश्न बता रहा हूँ, कहते हैं इट इज बेटर टू बी हेड ऑफ ए डॉग दैन बीइंग टेल ऑफ ए लायन। ये बहुत ही इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है कुत्ते का भले सर बनो, शेर की पूंछ कभी मत बनो। आएगा समझ में? कुत्ते का सर बनो, ठीक है, क्योंकि सर है, शेर की पूंछ कभी मत बनो। थोड़ा सा समझो, क्योंकि जितना समझो परफेक्ट समझो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा मार लिया, समझा मैं कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, रट्टा मार में चला गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है वो देखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर में लिख दिया, तो मैंने तो वही पढ़ा था। और समझ में थोड़ा समझो, पूरा समझो। स्ट्रिक्टनेस से कभी कोई पढ़ाई होता नहीं है। अगर आदमी स्ट्रिक्ट करते जाएगा ना, स्ट्रिक्ट करने से बच्चे से चुपचाप बैठते हैं, उसे ना प्रेयर में बच्चे भले गाय ना जाए, नाम क्या मास्टर चिल्लाएगा, करना क्या है, 10 बच्चे गाने मेरे को वोट दिला रहे हैं, मुझे करना क्या है, नहीं तो मास्टर देखेगा गाली करेगा, करते ही नहीं बच्चे, सीखते नहीं। लेकिन उनको क्या करेंगे, ये गाना अच्छा है, अगर उनको इंटरेस्ट आएगा उसको सीखिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। ये वैसे भी ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये सब छोटे, ये दिमाग में बैठने वाला चीज़ है, कोई क्या कहते हैं, ये कोई एग्जाम थोड़ी ना देना है, हमको जानना है ताकि हम कभी इसका इस्तेमाल कस्टमर को समझाने में कर दें कि क्यों आप टाटा से लें, क्यों आप 10 लाख रुपए नहीं लेंगे। सर हम लोग कुछ एथिक्स फॉलो करते हैं, हम लोग का कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है, हम लोग इस माहौल में ये करते हैं, हम लोग अपने प्रिंसिपल से हटेंगे नहीं, सीधी सी बात है। कोई अगर आपको बोलेगा मैं तो कैश दे रहा हूँ भाई, मेरे को 200 ना, तुमको क्या लेना देना, मैं पैसा कहाँ से लाया, मेरा पैसा है,
तुमको मैं 10 लाख दे रहा हूँ, तुमको 10 लाख का सामान मांग रहा हूँ, 10 लाख रुपए देकर मैं तुमको 20 लाख का सोना थोड़ा मांग रहा हूँ। मैं तो 10 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख का ही सोना दो। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हम टाटा के कोड ऑफ कंडक्ट में काम करते हैं, टाटा के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। हमको कहा गया है सर कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। हमारे अपने कुछ रूल्स हैं, जो सर लेता है आप वहाँ से ले लीजिए कृपया। हम नहीं कर पाएंगे सर, हमें माफ़ करिए। हम ये तो नहीं कह सकते हम नहीं देंगे, तुम क्या कर लेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। क्लाइंट है, वो चिड़ हो सकता है, भाई तुमको क्या लेना देना है, बहुत सब मिलेंगे तुमको। भाई मैं तो 10 लाख दे रहा हूँ ना, मैं अकाउंट से नहीं दे सकता, मेरे को ब्लैक का इशू है। मैं तुमको कैश में दे रहा हूँ, मेरे को कैश में सोना दे दो, सोना डायमंड जो देना है दे दो 10 लाख का। नहीं सर, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, तुम्हारा क्या रहता है, मेरा पैसा मैं कहाँ से लाऊँ, तुमको क्या है। तब भी हम ये नहीं बोल सकते, नहीं नहीं ये हमारा पैसा हम नहीं लेंगे, जबरदस्ती क्या भागिए। कस्टमर ऐसा बोलते हैं, नहीं बोल सकते। नहीं सर, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, हमारे कुछ गाइडलाइंस हैं। ये सब बोलने के लिए आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि हमारा एक्चुअली गाइडलाइंस है क्या, टाटा कहता क्या है। ये जानकारी के लिए है, ये एक्चुअली पढ़ाई के लिए नहीं। कुछ कभी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मैडम, लोग पीछे बोर हो रहे हैं क्या, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। देखिए टाटा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्रॉस द बिजनेस, जो टाटा का पूरा ग्रुप है, चाहे टाटा सन्स हो, टाटा स्टील हो, टाटा एम्पोरियम हो, टाटा एपरल्स हो, टाटा वॉचेस हो, टाटा ग्लासेस हो, टाटा सॉल्ट हो, हर ग्रुप में टाटा का जितना भी सारा ग्रुप है, हर जगह उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट समझते हैं। कोई डॉक्यूमेंट जिंदा नहीं होता है, फिर भी उसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं कि उस वैल्यूज उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा जिंदा रखा गया है, जो लिखा गया है उसको लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, कोई चीज़ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, आपका कॉपी आपके लिए डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज़ लिखित आकार में है तो वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग मतलब क्या, सांस ले रहा है, जिंदा है। डॉक्यूमेंट क्या सांस लेता है, जिंदा है नहीं। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, टाटा का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो पिछले कई सालों से 100 साल से 50 साल से वो जिंदा रखा गया है उनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ उसको मान्यता देते हैं। हम लोग उस सिद्धांत पे चलते हैं, इसीलिए वो जिंदा है, उसको हम लोग जिंदा मानते हैं। डॉक्यूमेंट को अपने आप में हम जिंदा मानते हैं, क्योंकि जो लिखा गया है हमारे लिए वो एक निरंतर सत्य है, ठीक है ना, वो फैक्ट है, उसको नहीं बदला जा सकता, हमको उसी प्रिंसिपल पे चलना है। तो इसलिए दैट इज टेकन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट अक्रॉस ऑल द ग्रुप। जितनी टाटार अच्छी सब जगह सेटा को इक्वली ये करा होती। और वो क्या है, अब वो तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो कोड है, कोड का जो है कोड को रेफर किया जाता है गाइड के रूप में। क्या हो मैडम, ठीक है। कोड जो है टाटा का जो कोड है, बोलिए कुछ कह रहे हैं, नहीं आपसे हाँ, जब भी रुकना है कुछ इंपॉर्टेंट काम है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फॉर्मल सेशंस नहीं हो रहा है, सो कैन कंटिन्यू, हम लोग वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंटिन्यू, ओके। तो ये जो कोड है उसका इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा, बचपन में सब लोग एग्जाम देते होंगे तो हम लोग स्कूल्स में गाइड रेफर करते थे नहीं, सब लोग करते हैं, हम लोग किए भी होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट में आप गाइड रेफर करते हैं। गाइड मतलब क्या है, एक ऐसा किताब जिसमें हर तरह का प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन होते हैं, उसे हम लोग गाइड कहते हैं। गाइड का मतलब क्या होता है, एक गाइड वो होता है जो आपको किला घूम रहे हैं कुछ यात्रा के बारे में आपको बताता है, ये ऐसा है, ये किला शाहजहां ने बनवाया था, यहाँ पर मुमताज महल बैठा करती थी, यहाँ से शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था, यहाँ से ताजमहल को देखे थे, होता है गाइड होता है ना हर जगह बताने के लिए। ये शिमला का ये वो पहाड़ी है, यहाँ पे ये जो चर्च है, वो एडमंड हिलरी जब आए थे तब बना था, वो क्वीन एलिजाबेथ ने पता हुआ था, वो एक तरह का गाइड है। गाइड मतलब वो है जो आपका दिग्दर्शक होता है, ठीक है ना, जो आपको जानकारी देता है, जो आपको गाइड करता है। आप लोग PhD करते हैं, वहाँ पे भी गाइड की जरूरत है। आप जब डॉक्टरेट करते हैं, आप
आपके नाम पे अगर डॉक्टर लगता है, दो तरह का डॉक्टर होता है, सुई वाले डॉक्टर की बात नहीं करो, पढ़ाई वाले डॉक्टर की बात करो, प्रोफेसर डॉक्टर जो लिखा है डॉक्टर PhD जो करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी गाइड होता है जो आपको गाइड करता है। इसी तरह गाइड का मतलब क्या होता है, जो आपको राह दिखाता है, दिग्दर्शक, जो आपको बताता है इस पथ पे जाएंगे तो ऐसा होगा। उसी तरह ये कोड जो है एक गाइड की तरह रेफर करता है पूरे टाटा ग्रुप में, सभी लोग इसको गाइड की तरह, मतलब हर ग्रुप इसको रेफर करता है। मतलब सिद्धांत जो है, चाहे वो टाटा का छोटा सा बिजनेस हो शिपिंग लाइन का भारत में, चाहे वो टाटा स्टील का मेन ऑफिस हो पुणे में, ठीक है, हर जगह इसको रेफर किया जाता है। क्यों रेफर किया जाता है, क्या रेफर किया जाता है और क्यों रेफर किया जाता है? गाइड के रूप में व्यवहार किया जाता है दो चीज के लिए, एक होता है क्लैरिफाई, दूसरा होता है डिक्लेयर। पहला चीज, अगर आपको कहीं पे डाउट है, आपको कहीं पे डाउट है, आपको किसी चीज में डाउट है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं क्लैरिफाई होने के लिए कि इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, वो लिखा गया है डॉक्यूमेंट में। अगर ऐसा स्थिति आता है तो आपको किस तरह का एक्शंस लेना चाहिए। आपको तो पूरा उसका कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत बड़ा है, आपको तो रट्टा मार के याद नहीं रहेगा। होता है तो क्रिमिनल ये में रेफर किया जाता है 377A के तहत आपको ये सजा मिलती है। अब वो 377 भले जितना बड़ा जज है, कानून की किताब कितने मोटे मोटे होते हैं, पर भरा रूम भर जाएगा। अब क्या जज है तो क्या उसका दिमाग है, कंप्यूटर तो नहीं है, वो भी रेफर करता है कि ऐसे केस में 377 धारा में बी में क्या लिखा गया है, अच्छा ऐसे करने पे ऐसा दंड विधान है, ठीक है ना। उसी तरह क्लैरिफाई करने के लिए अगर कोई चीज़ है, कहीं पर आप फंस गए हैं, तो कोड को आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि ज्वेलरी सेक्टर में हम लोग की इतनी आवश्यकता है नहीं, पर जानकारी के लिए वो कोड है टाटा का, जो किस स्थिति में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लिखा गया, वहाँ पे क्लैरिफाई हो सकते हैं, डाउट क्लियर हो सकता है, क्लियर डाउट क्लियर क्लैरिफाई। ओके। दूसरा डिक्लेयर। डिक्लेयर क्या है, आप कुछ चीज़ डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लाइंट को बताना चाहते हैं, ये आपके ये में लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे तब तो आप समझेंगे तभी तो आप क्लाइंट को बोल पाएंगे। अब मन से तो कोई चीज़ नहीं बोल पाएंगे और बोलेंगे नहीं टाटा ने ऐसा कहा है करने के लिए, अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे। तो उससे पहले आपको देख लेना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करना मतलब आप सीधा ओपनली बोल रहे हैं भाई ये हमारे ये में नहीं है, हमारे ये में नहीं है, तो आपको पता तो है हमारे ये में क्या है, अब पता होगा तभी तो आप डिक्लेयर करेंगे। मन से तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आप मन से बोल सकते हैं क्या इसमें मेकिंग चार्ज 12% है और मेरे को नोटिस आया है, मेल आया है टाटा से कि नहीं 12 की जगह ये मैंने इसमें 15% डिस्काउंट देना है। आपके पास वो जो मेल आया वो अपने आप में मान लीजिए टाटा का गाइडलाइन से जो भी है नियम है, आप उसी को फॉलो करेंगे। पिछले महीने का 12% था, आज मैं इस पर 15% दे रहा हूँ, तो 15% का आपको BOS के पास या किसी के पास गवर्नमेंट के पास मेल आया है ना, वही उसी तरह है। आपको भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास पुख्ता होना चाहिए, भाई ये कागज है, इसमें ये लिखा गया है, ये पॉलिसी है, इस बार GBTP का पॉलिसी से आया है, नया पॉलिसी आया है, ठीक है कि हम लोग 18 कैरेट में हम 9 कैरेट तक ज्वेलरी ले सकते हैं, आया है अभी तो 9 कैरेट से। अब इससे पहले आप नहीं लेते थे, अब लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि टाटा ने नियम बना के दिया है भाई 9 से ले सकते हैं, तब आप लेंगे, तब डिक्लेयर करें भाई अब हम 9 ले सकते हैं, वही चीज़ है। तो दिस इज अ स्मॉल अबाउट टाटास कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड, ये जो कोड है इसके कुछ डायरेक्टिव्स हैं। डायरेक्टिव्स मतलब निर्देश, कुछ डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। पहला डायरेक्टिव कोड का पहला डायरेक्टिव जो टाटा हमेशा फॉलो करता है, टू अबाइड बाय लॉ, मतलब हम कानून और संविधान जो है कानून के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो अबाइड बाय लॉ, अबाइड का मतलब कानून के दायरे में, जो वर्ड होता है हिंदी में दायरे में, कानून के पैरामीटर्स में, उड़िया में जैसे हम लोग कहते हैं ना आईन सम्मति, आईनगत आईन को नहीं नियमावली जोटा आईन विरोध नथिबो आईन सम्मत थिबो, इन कंप्लायंस विथ लॉ, ठीक है। जो लीगल लॉ कहता है हम उस लॉ के हिसाब से चलेंगे, लॉ के विपरीत हम लोग नहीं जाएंगे।
दूसरा है, सब घुमा के कहानी का सारांश वही है, वर्ड भले बदल रहा है, फॉलो, फेयर, फॉलो फेयर प्रैक्टिसेस, ये भी मीनिंग वही है। फेयर मतलब सबके साथ बराबर, फेयर, फेयर प्ले जो कहते हैं ना, फाउल प्ले नहीं, फेयर प्ले। हम लोग सबके साथ बराबरी में खेलेंगे, जैसे खेलेंगे मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेलेंगे, फेयर खेलेंगे सबके साथ। हम जो है जिस तरह से आपके साथ डील होगा उस तरह आपके साथ भी डील होगा, सबके साथ हम बराबर में पेश आएंगे और न्याय के ये में दायरे में कोई गलत ये हम लोग प्लेन नहीं करेंगे। और तीसरा जो उसमें लिखने का अवसर फिर लिखें, कंट्रीब्यूट तो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। टाटा का प्रिंसिपल ये नहीं है किसी को कुचल के हमको आगे जाना है। हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि दूसरे का जो है वो गलत करता है, वो दूसरा मार्केट से क्या है कि बैंक ऑप्शन हो गया, पुराना सोना सस्ते में मिला, बहुत लोग होता है ना, पकड़े जाते हैं, ऑप्शन हो जाता है सोना, स्मगलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, पकड़ा जाए, बहुत सारा ऐसा होता है। उस टाइप का ऑप्शन से सोना टाटा तनिष्क कभी नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो लोग सस्ते में छोड़ते हैं सोना, कोई भी लोकल ज्वेलर्स उठाता है, या तो फेर बदल करता है या फिर लाके पॉलिश किया, चमकाया, धोया, अच्छे से वॉश करके चिपका दिया, उसको मेकिंग चार्ज लगा, अच्छा सस्ते में सोना, वो तो मेकिंग चार्ज को पूरा ऑफ कर देगा। जरूरत तो मार्केट के रेट से हो सकता है 500 कम में दे दे, हम लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग उस तरह का इस्तेमाल करते ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम लोग एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के चक्कर में कभी दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। हम लोग का फंडा ये रहेगा, हम लोग कभी किसी को, हाँ उठाइए बात करिए, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी का हम लोग कॉपी करेंगे नहीं, किसी को हम लोग गलत साबित करके खुद को सही हम लोग साबित नहीं करेंगे। हम खुद को साबित करेंगे सही, लेकिन हम दूसरे को गलत साबित नहीं करेंगे। हम कभी दूसरे का नाम लेते हैं क्या, नहीं सर उसका सोना मत ले, राजन का बेकार है सर, वो सोना उसका सही नहीं है, हमारा अच्छा है सर। हम राजा कहेंगे हमारा अच्छा है, ये नहीं कहेंगे कि उसका बुरा है। तरीका एक ही है, हम दूसरे को बुरा कह सकते हैं, खुद को अच्छा कह सकते हैं। हम लोग दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, हम खुद का अच्छा करके बेचेंगे, हमारा ये अच्छाइयाँ हैं वो गिनाएंगे, ना कि दूसरे को बुरा करके मतलब उसका ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो करके हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? कंपटीशन है, हेल्दी है, गलत नहीं है, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग फेयरली उनके साथ दौड़ेंगे, कम्पीट करेंगे। डिजाइन बोला है, हम उससे बेहतर डिजाइन लेंगे, वो एक रेट है, हम कोशिश करेंगे उसके रेट के बराबर या बेहतर, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन नीचा नहीं दिखाना है किसी को, कंपटीटर को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन उसको मार्केट में बदनाम करके ये करके वो वाला जो है छोटा मोटा काम नहीं करना है, किसी की टांग नहीं खींचना है, केकड़े जैसा काम नहीं करना है। हमको हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में कंपीट करना है और अच्छे से करना है, लीगल में करना है। यही है टाटा का कोड ऑफ कंडक्ट, और ज़्यादा कुछ है नहीं। लिख लिया सबने, इसको मिटा देते हैं, लिखना है लिखिए। एक और चीज़ आप जान लीजिए नॉलेज के लिए, टाटा का जो बिजनेस है, टाटा का बिजनेस, ये एक जनरल नॉलेज वाला सवाल है, इसको आप याद रखिए, ज्वेलरी में हो किसी में आप सबको काम आ सकता है। टाटा का जो बिजनेस है, मैडम पानी का व्यवस्था करिए प्लीज।
ये एक छोटा सा चीज़ है, ये सब लोग दिमाग में रखिए। भले हम लोग आज टाटा में है, तनिष्क में है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के तौर पे इसको याद रखिए कि टाटा के बिजनेस में 66% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग जो है वो टाटा सन्स का है। 66% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग्स, ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखिए, नॉलेज के लिए है। कहीं पे भी आप काम करें, कभी भी वो जानकारी के लिए रखना चाहिए, नॉलेज भी इसको। शेयर रिलेटेड होता है, शेयर रिलेटेड होता है। मान लीजिए 100 रुपये में से मान लीजिए 66 रुपये जो है वो अगर घर पे वो टाटा सन्स का है शेयर, ठीक है, शेयर इसलिए तो लिखा है इक्विटी शेयर होल्डिंग्स ऑफ टाटा सन्स 66%। कोई भी कंपनी में दोनों पार्टनर्स हैं 50-50, तो दोनों मालिक होते हैं। 51% जिसका है वो मेजर शेयर होल्डर होता है, 49% बच गया, तो मेजर कौन हुआ? बोल, पूछिए क्या है दिक्कत? बोलिए। अच्छा, ऐसा मान लीजिए कि अगर ये जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर मान लीजिए कंपनी आपकी, ठीक है ना, आप अगर रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसका कुछ परसेंट आप शेयर्स निकालते हैं, जो भी कुछ शेयर्स लेते हैं, सारा पैसा अपने हाथ से तो नहीं लगा। मान लीजिए आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, ठीक है ना, 100 करोड़ में आपने कुछ शेयर्स निकाले होंगे, लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, कोई 500 रुपये में 10 रुपये में 50 रुपये शेयर्स खरीदता है, क्योंकि उतना कुछ परसेंटेज छोड़ के बाकी सब मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। तो उसी तरह अगर ये 100 रुपये है कंपनी में, तो 66% कंपनी का, 100 करोड़ का कंपनी हो सकता है, 100,000 करोड़ का कंपनी हो सकता है, लाखों करोड़ों का कंपनी हो सकता है, 66% जितना भी होता है टाटा ग्रुप में टाटा सन्स का है। टाटा सन्स में टाटा उनका फैमिली का जो है वो 66% है, बाकी 34% अलग लोग हैं, लेकिन 66% मालिक वही है। अब मान लीजिए मैं धनेश्वर, हम लोग दोनों कंपनी बनाते हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ गया कहीं से, हम लोग कंपनी बनाते हैं। अब दोनों यहाँ 50-50 का पार्टनरशिप करेंगे, 50-50 हो सकता है। ऐसा भी हो कि कल ऐसे हमको भी उस कंपनी में जुड़ना है, मैं अपने जो 100 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी पार्टनर बनाएंगे, 3 पार्टनर हो जाते हैं। इस केस में अगर 50-50 हैं तो हम में से दोनों को फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अब एंड में मान लीजिए ऐसा हुआ कि ऐश्वर्य को 30% मिला, धनेश्वर के पास 20% बचा, मेरे पास 50% बचा, तो मेजर डिसीजन होल्डर कौन होगा? 50 मतलब पावर तो मेरे है, ऐश्वर्य नहीं है, हम दोनों हैं, 51 में है, 49 हुआ, मिला के तो 100% होगा, कंपनी तो बन गया 49, लेकिन मेजर पावर मिला। उसी तरह 66% होने का मतलब आप समझ रहे हैं, डिसीजन पावर सारा कुछ कंपनी का मालिक का जो पावर है उसी के साथ 34% 34 लोगों के द्वारा हो सकता है, 34 कंपनी द्वारा हो सकता है, एक में टूट सकता है, पॉइंट में टूट सकता है, 100 रुपये में होके भी 34 तक पहुंच सकते हैं, हो सकते हैं एक आदमी के पास 34। वो मैं तनिष्क को नहीं बोल, टोटल में टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। टोटल टाटा ग्रुप में 66% की इक्विटी शेयर होल्डिंग्स टाटा का 66%, चलिए तनिष्क को भी मान लीजिए, तनिष्क का 66% होना भी ठीक ही बात हुआ ना, तो ओनर तो टाटा ही रहा ना। 51 50 से ऊपर 51 होना मतलब आप ही का है, मैं ही मैं, क्योंकि 49 बिल से आगे हो नहीं सकता, तो डिसीजन मेरा है, वोटिंग पावर मेरा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरा है, जब मेरे पास पावर है तो मेरा कंपनी है। मैं 49 किसी को भी बांट सकता हूँ, 51 मेरे पास है ना, यहाँ तो 51 यहाँ तो 66 है, तो डिसीजन तो टाटा का ही रहेगा ना। अब टाटा की जगह संपूर्ण पालन जी, वो जो उनका भी वो जो पार्टनर है, नाम आपने सुना होगा, आपने नाम नहीं सुना है, वो एक कंपनी, उसका भी शेयर होल्डिंग्स रहता है। उस तरह से जितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 51 से ऊपर है तो आप जान लीजिए कंपनी आपका है, आप ही मालिक है। एक नॉलेज के लिए है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, खाली इतना जान लीजिए कि 66% उनका हाथ में है। ये छोटा सा हम लोग इसलिए नॉलेज ये कर रहे थे ताकि हम लोग मतलब टाटा के ऊपर जान सकें, एक जस्ट नॉलेज के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, तनिष्क कहाँ से आया। अब हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट हम लोग प्लान्स पे चलते हैं।
अच्छा, किस प्लान पे हम लोग शुरू करें, गोल्डन हार्वेस्ट से या रिवा गोल्डन एडवेंटिस्ट? हाँ, गोल्डन हार्वेस्ट से, ओके। अब सबसे पहला चीज हम लोग जब भी लिखते हैं, आई रिक्वेस्ट मेरे प्यारे भाई और बहनों, कृपया यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। अगर ब्रेक लेना है बोलिए, हम लोग ब्रेक लेते हैं, आपस में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इस पर आते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस गोल्डन हार्वेस्ट को हमेशा आप लोग गोल्डन हार्वेस्ट कहते हैं, जीएचएस बोलते हैं। ये जो जीएचएस है, ये जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। स्कीम जो वर्ड है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। स्कीम जो है, स्कीम का एक्चुअली ये हो गया है, स्कीम जो वर्ड है इट्स नेगेटिव हो गया है। स्कीम मतलब झांसा हो गया है। स्कीम का मतलब वो नहीं था, स्कीम अपने आप में ये चीज़ बना गया था, एक पॉलिसी, एक तरीका है, एक प्लान है, लेकिन वो इतना झांसा हो गया मार्केट में, चिट फंड से लेकर इतना फ्रॉड हो गया कि जो स्कीम वर्ड लगता है तो माइंड में नेगेटिव ही आता है। स्कीम, तो कोई नया स्कीम है, कोई प्लॉट है, ये इसमें चूना लगेगा पक्का, ये स्कीम कभी मत वर्ड इस्तेमाल करना। जीएच प्लान बोलो, भले हम लोग आज भी लिखते हैं जीएचएस, गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम, स्कीम कभी मत बोलो, हमेशा गोल्डन हार्वेस्ट प्लान बोलो, या सिर्फ बोलो गोल्डन हार्वेस्ट सर एक प्लान है हमारे पास, गोल्डन हार्वेस्ट इसका नाम है। गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम मत बोलो, क्योंकि बहुत जगह पे स्कीम वर्ड इटसेल्फ बहुत कस्टमर को यहाँ खटकता है, मैंने देखा है। क्योंकि मैं तो खुद एक डिटेल में गया था जस्ट देखने के लिए क्या होता है, बोला ये स्कीम जो है ना, ये सब झांसा देने वाला चीज़ है। गोल्डन हार्वेस्ट बोल रहे थे तब तो ठीक है, जैसे ही उसने कहा कि सर ये जो गोल्डन हार्वेस्ट वाला स्कीम है, स्कीम भी मत बोलो यार, ये सब तुम लोग का ये स्कीम जो है ना बहुत गलत टाइप का स्कीम होता है, वो स्कीम वर्ड से चिढ़ गया। गोल्डन हार्वेस्ट 15 मिनट से बोल रहा है, ऐसा करिए, ऐसा प्लान करिए सर, ये होगा, अपार्टमेंट में 50 लोग बैठे हुए एकदम खाना वाना खिला के, कंपनी से खर्चा होर्डिंग लगा के, पूरा माइक साउंड बॉक्स पूरा लगा के एकदम भाषण चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। एक लाइन, थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा सा आदमी है, सब सुन रहा था, ठीक सुन रहा। जैसे इसके मुंह से निकला, मर्द आदमी बोल रहा था कि सर गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम जो है, ये स्कीम भी मत बोला करो, ये सब लोग गलत स्कीम मत बोला करो। नहीं सर, वही जो प्लान की बात कर रहा था। अच्छा, तो जैसे स्कीम क्या कि स्कीम वर्ड से लोगों को नफरत होने लगा है, क्योंकि इतना मार्केट में स्कीम आया है कि 10 में से 9 स्कीम फ्रॉड में गया है। सहारा एक लाइव एग्जाम्पल, सब लोग जानते हैं सहारा के केस में, इसलिए सुब्रत राय सहारा अंदर है, जिस तरह से बढ़ा उस तरह से गिरा, वो भी स्कीम था। ये पीएलए स्कीम, मनी स्कीम, डबलिंग स्कीम, चिट फंड, ये जितना स्कीम्स जो चला है, बहुत सारा स्कीम्स हो गया है। तो हमेशा बोलिए गोल्डन हार्वेस्ट प्लान है, गोल्डन हार्वेस्ट पॉलिसी है, या हमारे पास एक बेहतरीन प्लान है सर जो आपके लिए बढ़िया है, गोल्डन हार्वेस्ट। जीएच बोलिए, कोशिश करिए एस को हटा दें, भले हम हमारे कागज में भरते रहिए, वो चलेगा, क्लाइंट देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेकिन जब सुनता है स्कीम वर्ड खटकता है यहाँ पे। स्कीम कभी नहीं, स्कीम का मतलब झांसा हो जाता है आज के डेट में। एक्चुअली स्कीम का मीनिंग भी वही है, झांसा, एक प्लान, नेगेटिव में यूज होता है। मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, ये अच्छा सुनाई देता है। आप किसी को बोलेंगे ये घर का दलाल है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, दलाल इट्स नेगेटिव, ये ब्रोकर है, बड़ा इज्जत लगता है, एजेंट है, वाह एलआईसी एजेंट है, बोले एलआईसी दलाल है, वो गुस्सा आएगा। ये सच है, इज्जत बात वही है ना, इज्जत वाला है। खाना खा लीजिए अच्छा लगेगा, अबे खाना खाना, वो खराब लगेगा, ऐसा नहीं, सर खा लीजिए, ऐसा बोला है। इज्जत चाहिए हम लोग को, सबको, ठीक है। तो गोल्डन ये से शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्डन हार्वेस्ट के ऊपर ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज़ है। इसमें कितने इंस्टॉलमेंट्स भरने होते हैं, शुरुआत कितने से होता है? सिंपल, ये तो सब लोग जानते हैं। मिनिमम स्टार्ट्स विथ 2K, क्या मतलब 1000, 2K, 2000 से शुरू होता है। अब जिसका जितना कैपेसिटी है, अब कोई 20,000 कर सकता है, कोई महीने का 2 लाख भी कर सकता है, हमको क्या है, कागज देगा, चिपकाएगा, जितने का चाहेगा हम लोग ना खोल लेंगे, लेकिन कम से कम 2000, क्योंकि इतना नहीं होने से आदमी के पास रहेगा क्या, फिर वो सोना खरीदेगा। सोना मतलब ऐसा तो कि सोना माइक्रोस्कोप में देखेगा, भाई मैंने सोना लिया है, क्योंकि 2000 करके 10 महीने में 20,000 में क्या कर लेगा, 20,000 में कितना आएगा, 20,000 कर लीजिए। हाँ नहीं,
कभी नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 1000। ये दूसरा लाइन में हमेशा याद रखना। अब इसके ऊपर है जितना एडिशन होगा, एडिशनल जितना होगा शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। अब मल्टीपल्स ऑफ 1000 क्या है? 1000 को मल्टीप्लाई करते हुए चलो, ठीक है। 1000 इंटू 1 जरूरत नहीं क्योंकि 1000 का होता ही नहीं है। 1000 इंटू 2 2000, यहाँ से शुरू होता है। अब इसके बाद जो होगा 1000 इंटू 3 होगा, 1000 बाई 2 नहीं होगा, मल्टीपल्स ऑफ 1000। अब 2000 3000 4000 ऐसे ऐसे जाएगा, इसलिए कभी 2500। मैं देखता हूँ मेरे सैलरी में हर महीना 2750 रुपये बचता है। भाई मेरा 2750 कर दो, उतना मेरा बचता है, मैं उतना करना चाहता हूँ। भाई मेरा 2900 बचता है, 2900 कर दो। मेरा 3022 रुपये बचता है, 3022 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, या तो 2000 करो या 3000 करो या 4000 करो, अब जो तुम्हें सूट करे। मेरा पैसा जितना बचता है उतना नहीं होगा। 6750 रुपये मेरा बच गया महीने में, सर मेरा 6750 कर दीजिए। नहीं, 6 करो या 7 करो, 750 नहीं होगा। क्लियर? मिनिमम 2000 से शुरू होगा, मल्टीप्लिकेशन सब 1000 में चलेगा। ये कितने दिनों के लिए होता है? कितने दिनों के लिए होता है ये? नहीं मतलब कितना, ये ड्यूरेशन कितना होता है? 10 महीना। नहीं, ड्यूरेशन मतलब आपका इंस्टॉलमेंट जो होता है। इसका ड्यूरेशन मतलब अवधि। ड्यूरेशन मतलब अवधि, कितने दिन से मेरा मतलब दिन नहीं था, कितना महीना होता है, कितना पीरियड होता है। ड्यूरेशन मतलब पीरियड, कितना पीरियड, कितने का होता है? 10 महीना ना, 10 मंथ्स। एक आदमी कितने दिन देगा इसको? 10 महीना ना। हम लोग 9वें में नहीं, 11वें में नहीं करते हैं। ये प्रिंसिपल है इसका, 10 महीने का ही होगा, ठीक है ना। एक और चीज, अमाउंट जो है, जो क्लाइंट ने फिक्स किया, अमाउंट इज प्री फिक्स्ड और फिक्स्ड। प्री फिक्स्ड और फिक्स्ड मैंने दोनों वर्ड क्यों लिखा? आप क्लाइंट हैं, ठीक है ना, मैं आरएस हूं, तो मैं आपके पास आता हूं, सर एक काम करिए सर, अपना ठीक है, देखता हूँ, सोचता हूँ, ये सब करिए, सर ये फायदा ना आपको समझाया, आप कर नहीं सकते। मैं बोलूँगा सर 5000 मेरा इशू भी अच्छा हो जाएगा, इसको अगर 5000 रुपये तो मेरा 19 का हो गया, ये 20 वाला हो गया, मेरा इंटरव्यू 50% तेल पहुँचेगा, तो अच्छा नहीं है। सर 5000 करिए, लेकिन क्लाइंट ने मांगा 20। अब नहीं मैं इतना नहीं बोलूँगा, मैं 3000। अब बहुत कुछ चाहिए, मेरा समथिंग बेटर देन नथिंग। नहीं होने से कुछ तो मिलता है, आने दे क्या दिक्कत है? तो आपने 3000 कर लिया। अब प्री फिक्स का मतलब ये है कि बाद में प्री मतलब प्री बाद में फिक्स होगा, इसलिए प्री फिक्स हो गया 3000 होगा। अब ये जब कागज में लिखा है 1 रिटर्न हो गया तो फिक्स हो गया, अब ये नहीं बदलेगा, इसलिए बाद में प्री फिक्स हो गया और कागज में चढ़ा तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। और अमाउंट जो फिक्स हो गया अब वो 10 महीना नहीं बदलेगा। अब आप कल के डेट में, कल सुबह आप गए घर, अरे मेरा आज प्रमोशन हो गया, मैं पहले जूनियर क्लर्क था, अब मैं सीनियर डिविजनल क्लर्क बन गया, मेरा 10,000 सैलरी बन गया, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा प्रमोशन में 3000 नहीं, मेरा 5000 नहीं। एक बार फिक्स हो गया, कागज से कंप्यूटर पर चढ़ गया, फिर नहीं होगा, भले एक और कर लीजिए, राइट, एक और कर लीजिए, 2000 का बदल जाएगा। अगर कस्टमर ले जाए तो कोशिश नहीं करते कि एक करे, एक आदमी का 10 होने से अच्छा कि एक बड़ा करे, एक ही का, जो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी का 4-5 छोटा हो ही जाता है, टारगेट का चक्कर ही नहीं, के चक्कर थोड़ा थोड़ा हम लोग भी कर ही लेते हैं अपने फायदे के लिए। मुझे मालूम है आदमी 3 करेगा, ये महीना 2 करवा लेता, अगले महीने नहीं लगता वीजा, मेरा क्वार्टर पूरा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वो चलता है बिजनेस में थोड़ा बहुत अपडाउन, लेकिन अमाउंट कभी नहीं बदलेगा। जो फिक्स हो गया, चाहे 2000 हो चाहे 2 लाख हो, एक बार जो फिक्स हुआ 10 महीने के लिए, वो कभी नहीं बदलेगा। सो दैट इज व्हाई अमाउंट इज प्रीफिक्स्ड एंड फिक्स्ड, वंस फिक्स्ड कांट बी टर्न आउट, नहीं बदलेगा हर हाल में, 10 महीने तक वही कंटिन्यू करेगा।
कितना दिन, ये 10 महीना हो गया, ठीक है। 10 महीना मतलब कितने दिन, मोटा मोटी अगर हम लोग पकड़ेंगे 10 महीना इस 300 दिन, ठीक है। 30 दिन अगर पकड़ेंगे, कभी 30 कभी 31, एवरेज पकड़ते हैं 30 दिन पकड़ते हैं, 300 दिन। लेकिन क्या 300 दिन में हो गया तो ये हो गया, खत्म हो गया, वो कब तक खरीद सकता है, कितना दिन, इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है ना, वो बताइए कितना दिन होता है। 10 मंथ तक उसका इंस्टॉलमेंट पूरा होगा, 2 मंथ छोड़ के परचेस कर सकते हैं। सुना नहीं, 2 महीने के बाद सर 10 मंथ कंप्लीट करने के बाद 2 मंथ के बाद आपको परचेस मंथ जब उसका मैच्योरिटी हो जाएगा तो वो परचेस कर 2 मंथ्स, श्योर, बाद 2 मंथ के बाद 2 महीने बाद, 2 महीने बाद और उसका कितना दिन में 2 महीने 300 दिन में 2 महीने 360 होता है, 360 365 days बाद नहीं 330 तो अब हम बात करें, तो सोचिए कितना दिन होना चाहिए। आपने तो सब लोग कर रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सोचिए कितना दिन, 400 days। करेक्ट, 400 डेज। फिर 2 महीने होगा तो 400 दिन कैसे होगा। 10 महीने में अगर 300 अगर एवरेज पकड़ेंगे और 2 महीने अगर बोलेंगे तो 60 दिन में 360 हो, 400 तो नहीं हुआ ना। तो हमेशा याद रखिए 400 डेज, ये वाला चीज हमेशा याद रखिए। मैच्योरिटी का टाइम जो है दैट इज 400 डेज। क्या हुआ, 330 जो आप याद करके रखें दिमाग में, दैट इज फॉर RGA। मिक्स मत करिए, GH अलग हो गया, RGA अलग है, दिन इंटरचेंज मत करिए। उनको कहीं गलती से 400 मत बताइए, इनको कहीं गलती से 330 मत बताइए। तो इसीलिए मैं कहा एक प्लान पे चले तो एक ही प्लान, ये बहुत सब आसान चीज़ें हैं, खाली दिमाग में बिठाना है। दिन, ठीक है ना, कितना डेज जो ड्यूरेशन है वो कितना रह रहा है, ड्यूरेशन तो उसका भी 10 है, इसका भी 10 है, कुछ फर्क है नहीं, वही 10 महीने वाला फंड है। बेनिफिट्स में फ़र्क है, टेक्निक में फ़र्क है, वहाँ गोल्ड ब्लॉक होता है या नहीं होता है, लेकिन कहानी घुमा के वही है, ये भी एक प्लान है, वो भी एक प्लान है। वो गोल्डन एडवांटेज इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसमें आपका गोल्ड ब्लॉक होता है, इसलिए रीवा गोल्डन एडवांटेज RGA, ये GH गोल्डन हार्वेस्ट। गोल्डन हार्वेस्ट मतलब क्या है, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल को जो खरपतवार जो करते हैं ना, हार्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, फसल को उखाड़ रहे हैं। इसी तरह गोल्ड को लेने के लिए एक गोल्डन हार्वेस्ट प्लान है। इस तरह हम लोग गोल्ड कमा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड को, उसमें गोल्ड ब्लॉक करते हैं हम लोग, मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा देखिए सोना आप ब्लॉक करते हुए जा रहे हैं। इसमें आप सोना ब्लॉक कर रहे हैं, इसमें आप कहीं सोना ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। इसमें एक तरह से आप पैसा जो बचा रहे हैं एक तरह का इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि आपको गोल्ड खरीदने में आपको आसानी होगी, इसलिए गोल्डन हार्वेस्ट है। उधर आप गोल्ड ब्लॉक कर रहे हैं, वो भी एक तरह से आप गोल्ड ये कर रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट सोना बचा रहे हैं, इसमें आप पैसे बचा रहे हैं। यहाँ पैसा बचा रहे हैं सोना खरीदने के लिए, वहाँ पैसा लगाकर सोना बचा रहे हैं, ताकि जब आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिले। घुमा फिरे की कहानी सोने पे ही है, गोल्डन हार्वेस्ट, गोल्डन एडवांटेज। यहाँ पैसा लग रहा है एंड में सोना के लिए, वहाँ सोना बच रहा है ताकि एंड में बहुत ज़्यादा सोना के लिए। घुमा फिर की कहानी वही है सोना। फ़ायदा किसमें ज़्यादा, नुकसान नहीं होता है। अब डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है। आपके पास बड़ा अमाउंट है, आउट ऑफ ट्रैक में बता रहा हूँ, ये कस्टमर को नहीं बताना है, हमेशा दिमाग में रखना। अगर मोटा कस्टमर है, मोटा आसामी है, उसका हमेशा RGA में यूज़ करिए। गोल्डन हार्वेस्ट छोटे ये के लिए बढ़िया है, लेकिन गोल्डन RGA जो है वो बड़े अमाउंट के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, बड़ा आएगा तो बड़ा ज्वेलरी बेचेंगे, बड़ा प्रॉफिट भी उसी में है। GH नॉर्मली किसी को आपने करते हुए देखा है 20,000 25,000, जो 20-25 वाला करता है वो RGA करता है। कभी आपने देखिए 2000 वाला कोई RGA किया होगा, लेकिन RGA हो सकता है 2000 में, नहीं होता। RGA भी कर सकता है, वो है ना Tier 1 Tier 2 2 से 9 10 से ऊपर, लेकिन बड़ा अमाउंट के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल गो फॉर RGA विद अ स्मॉल GH। लेकिन ये डिसीजन आप नहीं लेंगे, ना ही लेना चाहिए। क्लाइंट को दोनों बताइए, क्लाइंट पे छोड़िए। आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे, क्लाइंट को फोर्स नहीं करेंगे। आप बता सकते हैं सर ये करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। देखो क्लाइंट का एक्चुअली तरीका क्या है, क्लाइंट का एक्चुअली क्या है, मोड ऑफ परचेज क्या है। क्लाइंट इतना सोना चाहता है, बहुत ज़्यादा। जो महीने में 10,000 15,000 देगा तो 10 महीने में 1.5 लाख रुपये दे चुका है, इसका मतलब मोटा पार्टी है।
वो बड़ा लेवल का खरीदारी करेगा। जो महीने में 2000 बचा रहा है, 2000 कितना बचेगा 10 महीने में? 20,000, 20,000 में क्या आएगा? कितना सोना आएगा आज की डेट में? लाख रुपए अगर सोना पकड़ेंगे 10 ग्राम का, 20,000 में कितना सोना आएगा? 2 ग्राम। 2 ग्राम से क्या होता है टेक्निकली? क्या होता है मतलब नॉर्मली एक अंगूठी नहीं होगा, इतने छोटे से अंगूठी में 5 ग्राम का सोना लग जाता है। 5 ग्राम का सोना इसमें लग जाता है। 5 किलो बोला क्या? और हर महीने तो सेविंग करके एक नोज पिन के लिए तो सेव नहीं करेगा ना 20,000। कोई भी ऐसा देखे नोज पिन ले लेगा, भले 4 महीने रुक के लेगा, 20,000 सेव करके नोज पिन नहीं लेता है ना। इसीलिए तो ज़्यादा रिफंड होता है इसमें। यही तो वजह है। भले वो सोचते हैं थोड़ा सा सोना आएगा या तो थोड़ा सा खरीदूंगा या फिर गोल्ड कॉइन तो आ ही रहा, क्या दिक्कत है, उतना ही मेरा सेविंग समझ लूँगा मैं। पैसे में ना सिर्फ सोना मेरे को सोना भी बढ़ता है, बैंक में इंटरेस्ट से अच्छा बेटर सोना ही रहे, मेरे पास सेफ रहेगा। कैश हो सकता है खर्चा हो जाए, सोना तो सोना ही रहेगा, सोना नॉर्मली कोई तोड़ेगा नहीं। घर में कैश रहेगा, आपको कुछ मन भी नहीं हुआ छोड़ो कैश तो खरीद लेता हूँ। सोना कौन देखे कभी आप जाएंगे? ये टीवी 55 इंच का अच्छा नहीं लग रहा, 75 इंच वाला टीवी लेना है, कैश होगा तो आप बोलेंगे ले लेता हूँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कभी सोने का कॉल लेके जाएंगे भाई इसको मैं चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे 55 इंच अच्छा नहीं लगा, मुझे 75 इंच का बड़ा टीवी चाहिए, नहीं करता है। सोना इतनी आसानी से कोई देता नहीं है, पैसा होता है तुरंत पॉकेट से निकलता है, कर लेता हूँ अगले महीने देखूँगा, ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, ये घड़ी बड़ा शानदार है, 15,000 बोला ले लेता हूँ। लेकिन आप पूछो एक 15,000 का घड़ी या 50,000 का एप्पल मोबाइल लेने के लिए घर से आप सोना देंगे कभी? कभी नहीं। भले आप एप्पल का फ़ोन इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, बहुत मन है ना, 60,000 है 70,000 है, इंस्टॉलमेंट में ले लेता हूँ, 7,000 रुपये के 10 महीने में चुका दूंगा, वही होता है। उस तरह से गोल्डन हार्वेस्ट भी उसी तरह से है। लेकिन रीवा गोल्डन एडवांटेज अलग है, जो आदमी मेरे बेटी का शादी है, मेरा बहन का वो है, मुझे आगे बड़ा अमाउंट का ज्वेलरी खरीदना है तो मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि मुझे बड़ा प्रॉफिट मिले। यहाँ पे आरजी काम आता है, जीएच में। जीएच छोटा मोटा के लिए ठीक है। डायमंड में कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा? डायमंड में जीएच आरजी से कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। तुम 2,000 का करके जीएच 20,000 में कितना बड़ा डायमंड लोगे भाई? तो जाहिर सी बात है डायमंड खरीदना है तो उसका अमाउंट भी मोटा हो, महीने का कम से कम मिनिमम 10 से ऊपर ही पड़ेगा। कौन सा वाला आरजे या जीएच कर लेंगे, जीएच में डायमंड का क्यों ये करोगे? क्या मिलेगा तुमको? 10,000 करके 1 लाख रुपये, 1,000 रुपये कितना मिलेगा? 7,500, 1 लाख में से 7,500, उसके लिए वो लगेगा 10,000 देना महीने, तो क्या उससे प्रॉफिट दिखेगा उसे? आगे नहीं दिखेगा उसे, आगे नहीं उसको दिखेगा। सर आरजे में जैसे मेकिंग चार्जेस के ऊपर हम लोग देते हैं 20% अपफ्रंट 24%, तो कोई आरजे किया है वो डायमंड लेना चाहता है। आगे भी जब हम आएंगे उसका मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि उसने अगर डायमंड ऐसा नहीं कि उसने मान लो जितना पूरा साल भर में 10 महीने में उसे 3,20,000 दिया, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 3,20,000, मतलब 3,20,000 दिया, महीने में कितना दिया होगा? 32,000 दिया होगा, तब तो 10 महीने में 3,20,000 दिया है। अब 3,20,000 अगर वो दिया है, अब 3,20,000 को बहुत सी चीज़ देख सकता है। उसने एक डायमंड खरीदा, मान लो सोलेटर खरीदा 70-80,000 90,000, सोलेटर ले लिया, गोल्ड ले लिया, कोई गोल्ड लिया जिसका मेकिंग चार्ज 30% है, कोई एक और गोल्ड ले लिया 20% है। अब उस जगह पे कैलकुलेशन कैसे करेगा वो मैं कल बताऊंगा जब हम लोग आज ही पाएंगे या थोड़ी देर बाद पाएंगे, ठीक है ना। जीएच में इतना जस्ट बेसिक्स पे है, जीएच के अंदर आप लोग सब जानते हैं या कोई पूछना है तो कुछ पूछिए, ये तो बेसिक्स था। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये 10 महीना पार हो गया, 10 महीने तक कोई फेल्योर नहीं हुआ। हर इंसान जो भी प्लान किया हुआ है 2,000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, उसने 10 महीने में कभी भी फेल्योर नहीं किया है। मतलब जो इंस्टॉलमेंट का डेट ये महीना फिक्स हुआ, और हाँ इंस्टॉलमेंट डेट वो भी बहुत बड़ा चीज़ है, उसको 6 मिनट 5 मिनट इंस्टॉलमेंट डेट। अगर ये महीना इंस्टॉलमेंट डेट कहाँ चले धनेश्वर? अच्छा आ जाइए, हम लोग 1 मिनट को वेट करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है।
किसी को कोई डाउट है या किसी को बोर लग रहा है, किसी को नहीं आ रहा तो बोलो।